नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमने ईरान में 10 बरस तक रहने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार से बात की। ये बातचीत 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा आपने देखा होगा, उसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये दूसरा हिस्सा है उस बातचीत का, और इस बातचीत में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और सॉफ्ट हमने बातचीत उनके साथ की है। कोई पॉलिटिकल बातचीत ये नहीं है। वहाँ की कल्चर कैसे हिंदुस्तान की कल्चर से मेल खाती है, कैसे वहाँ पर रहना, कितना मॉडर्न सोसाइटी है, पिछड़ी सोसाइटी है, आगे बढ़ रही है, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। भारत के साथ उनका क्या मेल है, कैसे मेल खाती है भारत की कल्चर, ये सब उन्होंने बातें बताई हैं। तो ये उसका दूसरा हिस्सा है। कुल 3 हिस्से हैं। तो सुनिए आप ज़रा बातचीत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। बहुत उनकी नहीं बात। अच्छा, उनको ये कंसेप्ट नहीं थी लेकिन किसी को भी कि कोई वेजिटेरियन नाम की चीज हो। मैं और मेरी मिसेज पार्टियों में कई घरों में चले जाते थे, बड़े वहां रिवाज बड़े अच्छे थे खाने पे। तो वो उनको लगता था जैसे इनसे बड़ा खवा लेते। इनको तो उर्दू पहले इनको थोड़ी आती थी, कि जेएनयू में मेरी वाइफ पढ़ी थी उस जमाने में। हमारे लोग तो कहाँ जाते थे, माइट बी द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम हरियाणा। क्या फिर बात है! 50 साल पहले जेएनयू में। तो फिर वहां से हम गए तो वो बात करते, तो बोले अच्छा है, बोले ये गोश्त नहीं खाती ना। तो बेचारे इतने सिंपल होते थे, वो उसमें से मोटा मोटा सा निकाल देते थे शुरू में। तो अच्छा चलो फिर ये ना खाओ, अब ये ले लो। उनको ये नहीं है नहीं। मतलब बाद में जब उनको बताया तो फिर वो अलग बनाने लगे। अच्छा। बोला ये अच्छा, आपके दीन में अलाउ नहीं है, लेकिन बोला अगर हमारे यहाँ किसी को मीट नहीं मिले तो हम कहते हैं कि 40 दिन के बाद वो जिंदा नहीं रह सकता। ये कंसेप्ट थी उनका। अच्छा, अच्छा। है तो बोले, मैंने कहा भी ये तो है जिंदा, अभी तो आज तक ही नहीं खाया है। तो कई बार क्यूरियोसिटी से नहीं, लेकिन मिक्सअप बहुत अच्छी। ये जाती थी जैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, लेडीज की ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चीजें सीखना, या इन्होंने वही ड्राइविंग सीखी। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने कहा कहीं फेल हो जाए, इनकी ड्राइविंग सख्त होती है, इंसल्ट होगी, मेरी हिम्मत नहीं। तो अच्छा। वाइफ ने जरूर सीख ली यार, वो ड्राइव भी कर लेती थी। और उनके यहाँ अगर कहीं पे भी जाओगे, मेजोरिटी जो गाड़ी चला रही होंगी, जो अपनी सेल्फ ड्रिवन होंगी, वो लड़कियां। नर्सेज सारी गाड़ी में आती थी सभी। वही तो, ऐसा नहीं था ना कि भाई नहीं चलाती या कोई नहीं ना। और ये तो बाद में थोड़ी जब धीरे धीरे बदलाव आया, उन्होंने कई चीजें शाह की पसंद भी नहीं थी। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारी कल्चर ऐसा नहीं रहा कि जैसे शुरू में शाह के टाइम में हो गया था। शाह के टाइम में थोड़ा ज्यादा वो सो कॉल्ड, जो इंडियन कहते हैं ना मॉडर्नाइजेशन, उतना शायद हमें आज भी नहीं देख, फॉर्चुनेटली नहीं हम देख पाते, और होता इंडिया भी। में। हाँ, इंडिया में भी। हमारे यहाँ भी अभी घरों में, आम घरों में तो सलवार कमीज पहन के शायद दुपट्टा भी ले लेते हैं, नहीं तो पुराने लोग तो लेते ही थे। वो उनने सब कुछ छोड़ दिया था। वो नहीं, तो नहीं, बाद में वहाँ जब, 1 मिनट, 1 सेकंड सर, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। हाँ, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि जब 1980 में आप गए तो वहाँ पर ईरान इतना मॉडर्न था कि उतना मॉडर्न भारत में आज भी कई इलाके नहीं है। शाह के टाइम में तो स्कर्ट में ही निकलती थी, वो तो कुछ था ही नहीं। लेडीज स्कर्ट में, आदमी जो है वो पैंट में। कोई आदमी आपको कभी पजामे में नहीं मिलेगा, ना आज ना उस टाइम। अच्छा। तो वो पैंट शर्ट, और वो लेडीज जो है स्कर्ट में। और वो और भी ज्यादा, वो इतना ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हो गया था। तो उनका जो देहात का तबका था, जैसे हमारे भी होते हैं, उनको हो सकता है वो इतनी अल्ट्रा मॉडर्निज्म नहीं पसंद अनईजी हो आया। गए वो लोग, हाँ जी। हाँ, तो फिर जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो वो हुकूमत का पासा पलटा। तो वो जो गवर्नमेंट आई, वो रूरल तो अल्ट्रा उसके, अल्ट्रा मॉडर्न मतलब क्या हो गए थे सर, थोड़ा बताइए ना डिटेल में। भाई कपड़े मैं ये कपड़े सोचता हूँ, हाँ, जैसे घर थे उनके बड़े शहरों में, बड़े बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास घर, जो रिच आदमियों के भी थे, वहां स्विमिंग पूल होगी, और शायद बहन और भाई दोनों भी स्विमिंग कर रहे होंगे एक स्विमिंग। वो हमारी इमेजिन, वो खुद ही कहते थे कि अब तो हम इन फोटो को देखते हैं ना उस जमाने की, तो हमें भी शर्म आने। ये फैक्ट हमारे नहीं है ना, हम पसंद भी करते हैं ना, हमारे एक पर्दादारी रहती है। मैं ये नहीं कहता इसमें मॉडर्नाइजेशन या क्या, हमारा ये कल्चर है, कल्चरली वो हमसे बहुत मिलती। आफ्टर पसंद भी करते थे उनके, भाई हमारे भी तो जितने पुराने आर्किटेक्चरल और ये चीजें हैं, ये फारस की ही है ज्यादा। और कभी भी उनको यूं नहीं, अच्छा, रिलीजन की कंसेप्ट नहीं थी।
ये तो रिवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे फिर उन्होंने उनको थोड़ा सा वो बनाया कि भाई इतना वेस्टर्न। जब शहनशाह गया है फरवरी 1979 में, उस टाइम 52,000 ईरानी स्टूडेंट अमेरिका में पढ़े, 52,000। और उसने हमारे टाइम मैगजीन ने लिखा था विच इज मोर देन द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर। अमेरिका में जितने पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा सिर्फ ईरानियों के, और ईरानियों को वीजा की जरूरत नहीं अमेरिका के। वहां तो आम बात करते थे भाई, मतलब बहुत शहनशाह ने बहुत बहुत सर्व किया था, अमेरिका का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई था। ये तो हालात बदल गए, फिर रिवोल्यूशन हुआ। अच्छा, तो हमें सर तो ये वो बताइए, भी उस टाइम पे आपने मॉडर्नाइजेशन की बात की, तो क्या ऐसे डांस वांस भी होता था, कोई ऐसे शाह बार्स के थे, टाइम में, या ड्रिंक्स का भी था क्या कल्चर? शाह के टाइम शाह के ड्रिंक्स भी टाइम में करते थे? सब चीज, शाह इतना ज्यादा। शाह के टाइम के जब रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद जब ब्रेक लगा, तो वो नेचुरली जब आज सोसाइटी इतने उस तरफ चली जाए तो उसको वापस लाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बड़े बड़े बहुत से लोग अरेस्ट हुए, भाग गए, जैसे उनके आर्मी के जनरल्स थे, वो तो भाग गए ज्यादातर। उसके बाद जब ये आया, फिर इन्होंने धीरे धीरे किया भाई। 1 साल के बाद ये आया कि स्लीव, ये लेडीज जो है पूरी बाहों के लिए। उससे अगले साल आया कि भाई सिर ढके, तो स्कार्फ शुरू कर दिया। फिर बाद में आया कि भाई नहीं, एक वो कोट टाइप है, ताकि भाई बिल्कुल चादर नहीं, चादर रखना चाहो तो ठीक है, नहीं वो कोई कंपल्सन नहीं, वो कहते थे पर्दादारी। अच्छा। दूसरा, उनके यहाँ मतलब जैसे हमें तो बहुत कंफर्टेबल लगा, हम ये नहीं कह सकते कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ, खूब मतलब अभी भी याद ही आता। और कोई डॉक्टर जो रह चुका वहां, चाहे वो मतलब 90, मैं तो ये कह रहा हूँ ना मैं कि मुश्किल 80% से ज्यादा हिंदू डॉक्टर ही थे। कोई नहीं कह सकता कि हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। ओ, उनका कंट्री वार पे था, वार पे भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को कि भाई किसी तरह की कमी हुई हो, और ये है। सेकंड टाइम तो फिर मैं वो दोबारा तो मैं 92 में गया जनवरी। उस टाइम फिर वो जब मैं, क्योंकि NIOC की जॉब थी, तो उनके सिर्फ इधर साउथ में ही थे जहां जहां पे NI, नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी का वो था। तो 5-6 सिटी थे, मैं खरग आइलैंड में था, अच्छा जी। क्योंकि खग मेरी आइलैंड जिसका प्रेफरेंस जिक्र हो रहा है अभी, जिसका इधर अभी हो रहा है कि भाई इसको ले हॉर्मुज लेंगे। के हॉर्मुज के पास है जो। बिल्कुल वहीं से निकलता था। तो क्या था, वो बहुत बड़ा नहीं था, वो था भी वो 8x7 किलोमीटर का, 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा बहुत ऊंचा था, जैसे टीले होते हैं बहुत ऊंचे, उनके ऊपर टैंकर थे, और वो मेन लैंड से बाई वो जो प्रेशर से वो उनमें भर जाता था ऑयल। और फिर कितने बड़े शिप हों वो वहां पे डॉक करके, और वो ग्रेविटी से ही भर जाते आधे। एक हमारा हॉस्पिटल था जो सेकंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों ने बनाया, और वो थोड़ा सा पार्टली अंडरग्राउंड भी थी। और हमारी अंग्रेजों जैसे हमारे वो बंगलो थे, और उसमें बिल्कुल वही पीछे वो जो एक हेल्पर की वो होता है, आप बैल दे दो वो आ जाएगा, इस तरह के वो बड़े अच्छे बंगलो थे। और एक 1/3 में एक ऐसे से लोग रहते थे जो ओरिजिनली कभी जहाजों से कूद गए थे, या कुछ अफ्रीकन टाइप, वो ओरिजिनल अबोर्जिन। अच्छा। तो लेकिन उसमें मतलब आप ये देखो, खारग आइलैंड उनका बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वो था। उसमें ईरानियों के भी सिर्फ वो काम करने जो आते थे लेबर ऑफिसर्स, वो बाई शिप 2 हवाई जहाज डेली आते थे उनको लेके, और वो 14 दिन रह के फिर 14 डेज वापस चले आते। परमानेंट उनमें से कोई नहीं था। वो हंसते थे, बोले देखो जी इतना इंपॉर्टेंट वो है, और आप यहाँ पे आ जा सकते हो डेली, और हम नहीं जा सकते। ईरानियों को नहीं था, उनको बाकी ईरानी कोई अलाउड नहीं था वो खारगा में। अच्छा। या तो जो जो वहां पे काम करने आते थे 14 दिन के बाद वो चले जाएंगे, दूसरा आ जाएगा। आधे शिप से जाते थे, आधे फ्लाइट से जाते। अच्छा। हम थे परमानेंट। और वो हमें यूं भी कहते कि देखो, और मतलब उनको वैसे ज्यादा किसी को ये पता ही नहीं होता था कि इनके मजहब क्या है। उनके यहाँ मजहब का जब हम उस पीरियड में, भाई आफ्टर ऑल वो भी उस टाइम 15 साल ही हुए थे रेवोल्यूशन को, तो उनको कभी पॉपुलेशन को किसी ने नहीं पूछा होगा हमें कि भाई किस तुम्हारा क्या मजहब है। अगर यूं कह दे एक आधा कोई पूछे जी। उनके मौलवियों से भी बात करते थे, बड़े अच्छे थे। मैं तो उनकी तकरीर भी सुनता था फ्राइडे की नमाज के बाद, जो है ना, बड़ा इंटरेस्ट आता था। मैं उनको फिलोसफर मानता था।
कि ये जो खामनेई बहुत देता था, मेरे को इसकी इतनी याद है जो चीजें इसने बताई। तो और ये लोग सब वार में सबसे आगे होते हैं, ये हमारे अनलाइक आवर पीपल। हमारे यहाँ तो लड़ने और शहीद होने के लिए तो एक अलग ही लोग, आपके शहरों में जब उनकी बॉडी आती है, चाहे वो हरियाणा ही लेगा, तो बाकी शहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सेंसिटिविटी नहीं। उनके यहाँ ऐसा नहीं। वो जो नमाज में को हेड है वो आगे होकर लड़ेगी, और कितने मतलब अभी देख लो ना, काम नहीं की तो लारी जाने की भी हुई, लारी जाने का लड़का भी मारा है। और उस टाइम भी हम देखते थे बॉडी जाती थी तो शेखों की जाती, खास बात। वो तो उनके उसमें है कि भाई अनलाइक, क्योंकि वहाँ क्लास डिवीजन है, हमारे यहाँ क्लास डिवीजन, मरने वाले और हैं, मंगे वाले और हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो मर जाएंगे, नहीं। मैं ओब्लिकली कह रहा हूँ, कोई ज्यादा किसी की वो नहीं के खिलाफ। लेकिन उनके यहाँ तो, अच्छा, एक ईरान कभी भी गुलाम नहीं रहा हिस्ट्री में। ये बहुत वो है, आफ्टर ऑल अरब तो सारे ही ओटोमन एम्पायर के अंडर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हार गया वो 500 साल की टर्किश का था, तो ये टर्किश के अंडर थे सारे, यूएई, सऊदी, ओमान, ये सारे। जब वो हारा है तो उसके बाद इन्होंने फिर ये महाराजे पकड़े हैं अपने पपेट्स। पपट भी क्या कहें कि भाई इनको दे दिया, अब सऊदी बन गया उनके फादर, अब वो अब्दुल अजीज को दिया, उसके बाद उसके बच्चे आ गए, लाइक दैट। ये 100 साल की बनी है, अरबों की हुआ ये। कुवैत तो 62 में आजाद हुआ। हम पढ़ते थे स्कूल में कि भाई हाईएस्ट रिचेस्ट कंट्री है, लेकिन गुलाम। तो ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर प्रेम कुमार जी के साथ। ये बातचीत हमने 3 हिस्सों में की है। पहला हिस्सा आपने देख लिया, ये दूसरा हिस्सा था और इसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। और तीसरा हिस्सा भी इसका आने वाला है, बहुत जल्द उसको भी रिलीज़ किया जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग वहाँ रहे हैं, जिनको ईरान का अनुभव है, उन लोगों के साथ आपको रूबरू कराएँ। और देखिए कितनी महत्वपूर्ण, रिच अपने अनुभव शेयर किए डॉक्टर प्रेम ने हमारे साथ। तो ये बातचीत का दूसरा हिस्सा था। तीसरा हिस्सा भी बहुत जल्द आने वाला है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।